एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स का इंश्योरेंस टॉपिक में इंश्योरेंस की डेफिनेशन, उसके फीचर्स और प्रिंसिपल्स। ये थ्योरेटिकल पोर्शन से कॉर्पोरेट अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंश्योरेंस में। LNZM कहता है इंश्योरेंस एक डिवाइस है जिससे इंश्योरर जो है अपना इकोनॉमिक लॉस जो उसे होगा कुछ रिस्क की वजह से, उसे पैसे में जो तंगी आएगी, हम कह सकते हैं पैसे की परेशानी आएगी, उसे वो जो है ट्रांसफ़र कर देता है और जिससे वो खुद बच जाता है। इट मीन्स इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर द ट्रांसफर ऑफ टू एन इंश्योरर of certain risks of economic loss that would otherwise come by the insured। मीन्स जो उस बंदे को एक्स और वाई दो पर्सनस हैं, एक्स ने अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर दिया वाई को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्स को कुछ रिस्क होना था जिसकी वजह से उसे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली लॉस होना था, अब वो उसे नहीं होगा, उसकी भरपाई वाई करेगा। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योर्ड और इंश्योरर होते हैं। इसमें क्या होता है कि इंश्योरर जो है एग्री करता है कि हाँ जी इंश्योर्ड को मैं इंडेमनीफाई करूँगा, मींस उसको मैं जो उसको लॉस होगा उसके लिए उसको पैसे दे दूंगा या उसको उसके क्लेम प्रोवाइड करूंगा, रिलीफ दूंगा, जो भी कोई कॉन्टिजेंसी मींस जो अनहोनी होगी उससे उसे अराइज होगा। तो ये जो एग्रीमेंट किसी कंसिडरेशन के लिए होता है, मींस एक्स और एक्स ने जब वाई को अपना रिस्क ट्रांसफ़र किया तो वाई ने ऐसे ही नहीं उसको यस कर दी, वाई ने बदले में उससे प्रीमियम चार्ज किया जो उसकी कंसिडरेशन होती है। सो यहाँ पे अब इंश्योरेंस और एश्योरेंस दो वर्ड्स हैं जिसमें स्लाइट डिफरेंस है। दैट इज़ इंश्योरेंस जो है उन कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होती है जहाँ पे पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स मे और मे नॉट हैपन। मीन्स हो सकता है ये इवेंट हो सकता है ये ना हो, उस केस में इंश्योरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है। एश्योरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है जहाँ पे डेथ का केस आ जाता है। मीन्स हमें पता है ये इवेंट तो होना ही होना है, लेकिन कब होना है वो नहीं पता होता। फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला फीचर आ गया हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिस्क। शेयरिंग ऑफ रिस्क जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है शेयर होल्ड इंश्योरेंस का। यहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर है ना, कि यहाँ पे शेयरिंग होती है, मींस जो फाइनेंशियल लॉस है वो शेयर किया जाता है। एक्स का लॉस एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, एक्स एक पर्सन है, वो गया इंश्योरेंस कंपनी के पास कि भाई मुझे जो है 10,000 की इंश्योरेंस दे दो, मेरा एक घर है मैं उसको इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि इन केस कोई फायर होती है तो मुझे क्लेम मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास और भी बहुत सारे लोग होते हैं, वाई जेड ए, इन्होंने भी जो है सेम टाइप की इंश्योरेंस करवाई होती है, फायर इंश्योरेंस। सो यहाँ पे क्या होता है कि इंश्योरेंस कहती है कि एक पर्सन का रिस्क जो है वो डिफरेंट मीन्स अलग अलग ग्रुप में जो है वो बांट दिया जाता है। इट इज़ अ वे टू शेयर फाइनेंशियल लॉस अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज टू सेम रिस्क। एक पर्सन का जो लॉस है उसे हमने एक ग्रुप में जो है वो बांट देना है सो दैट कि उस बंदे को इतना ज़्यादा लॉस ना पड़े। अब एक कोई सोसाइटी है, मान लीजिए उसमें 10 घर हैं और ये खतरा है कि वहाँ पे किसी भी घर को आग लग सकती है। सो अब एक पर्सन के लिए घर की वैल्यू है वो 10,000 है। इट मीन्स 10 लोग हैं, अगर एक अकेला करेगा तो उसे 10,000 पड़ेंगे, लेकिन अगर 10 जने कंट्रीब्यूट करें हज़ार हज़ार तो इट मीन्स इसको टोटल बन गया ना 10,000। सो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क का भी यही मतलब है कि जो फाइनेंशियल लॉस है वो अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर किया जाता है जो सिमिलर रिस्क को एक्सपोज होते हैं। इंश्योरेंस एक चैरिटी नहीं है, क्योंकि चैरिटी में तो हम कुछ देते हैं बदले में लेते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है प्रीमियम लेते भी हैं। गैम्बलिंग भी नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग में होता है जहाँ तो आपको लॉस होगा जहाँ प्रॉफिट, लेकिन इंश्योरेंस में जो आपको लॉस हुआ है उसके बदले उसको कवर किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, एक होती है इंश्योर्ड और दूसरी होती है इंश्योरर। इंश्योर्ड जो होती है वो पे आउट करती है प्रीमियम टू इंश्योरर, और इसके बदले में इंश्योरर जो इंश्योर्ड को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट लॉस। ठीक है जी, ये दो छोटा सा डायग्राम है। नेक्स्ट आते हैं कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। मींस इंश्योरेंस एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 10 के 10 एसेंशियल
एलिमेंट्स जो है ना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो आ जाते हैं, मीन्स सेक्शन 10 जो है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। असेंशियल एलिमेंट्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वही यहाँ पे जो है होंगे कि वो एलिमेंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स जो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें आएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इट मीन्स कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऑफर की जाती है। देखो मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझा रही हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। एक ऑफर किया एक्स ने कि एक ऑफर जो है इंश्योरेंस कंपनी ने किया एक्स को। ध्यान से देखो, एक इंश्योरेंस कंपनी है उसने ऑफर किया एक्स को कि प्रीमियम जो है 100 पर एनम है और इंश्योरेंस अमाउंट होगी 1000। इट इज़ अब एक्स के ऊपर है कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी ने ऑफर किया एक्स को कि भाई 100 रुपया हर साल आपको देना पड़ेगा प्रीमियम का, टोटल इंश्योरेंस अमाउंट 1000 है। अब एक्स ने अगर तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आ गई, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस और ऑफर का होना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट आता है कंसिड्रेशन। अब प्रीमियम जो पेमेंट हुई है वो कंसिड्रेशन है इंश्योरर के लिए। बदले में इंश्योरर ने जो प्रॉमिस किया कि हाँ जी मैं आपको इंडेमनीफाई करूँगा, आप अगेंस्ट द लॉस, आपका जो लॉस है उसे प्रोटेक्ट करूँगा आपको उसके अगेंस्ट, तो वो होगा इंश्योर्ड की कंसिड्रेशन। मीन्स इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिड्रेशन पे आउट होती है इंश्योर्ड की तरफ से इंश्योरर को, वो इंश्योरर की कंसिड्रेशन है। और इंश्योरर जो प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को कि हाँ जी मैं आपको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूँगा अगेंस्ट द लॉस, वो इंश्योर्ड की कंसिड्रेशन है। थर्ड पॉइंट आता है लीगल कैपेसिटीज टू कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर अब दो पार्टीज है ना, विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरर और विद रिस्पेक्ट टू इंश्योर्ड। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरर बात करते हैं कि अगर वो कंपनी एज पर लॉ बनी है, उसने प्रॉपर जो है पूरी फॉर्मेलिटीज फुलफिल की हैं और वो एप्लीकेबल है, कैपेबल है कि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, देन ये उस कंपनी की लीगल कैपेसिटी होगी। अब इंश्योर्ड जो है वो 18 ईयर से अबव होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए। सो ये आ गया लीगल कैपेसिटीज की उस कॉन्ट्रैक्ट में विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरर एंड विद रिस्पेक्ट टू इंश्योर्ड। फोर्थ पॉइंट आता है फ्री कंसेंट और कंसेंसस एट एडिम का। ये कहता है कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो सेम सेंस में सोचनी चाहिए। जैसे एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक्स को कहा कि तुम अपनी जो है i20 कार इंश्योर करवाओ, लेकिन एक्स को लगा कि वो i10 कार की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो है कोई भी सेम चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा, कोई फ्री कंसेंट नहीं है, कंसेंसस एड इडम नहीं है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। लॉफुल ऑब्जेक्ट कहते हैं इंश्योरेंस जो एक लीगल बिजनेस है, देयरफॉर हम इसको इलीगल नहीं कह सकते। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवा सकता है, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स की करवा सकता है, लेकिन वो अननोन पर्सन की नहीं करवा सकता। वो सिर्फ नोन या उनकी करवा सकता है जिनकी लाइफ में उसको इंटरेस्ट है। लाइफ इंश्योरेंस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नोन या ब्लड रिलेशंस के लिए। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जब वो अननोन पार्टी के लिए करवाई जाती है, तब तो वो फिर अपना ही फ़ायदा हो गया ना। अब ये तो नहीं है किसी को भी जो है रास्ते पे चल रहे हो और उठाकर उसकी इंश्योरेंस करवा दो। राइटिंग और रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए और दोनों पार्टीज ने उसको साइन भी करना है। सर्टेनिटी, जो एग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि द मीनिंग ऑफ विच आर नॉट सर्टेन आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन और वॉइड। यही हमने कहा कि वो एग्रीमेंट्स जिनमें कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, कुछ सर्टेनिटी नहीं है, वो वॉइड होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन है इन केस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस का वो वेग नहीं होता, वॉइड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये वॉइड वाला सीन नहीं आएगा। रीज़न इज़ बिकॉज ये जो है वो अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए इंश्योरेंस लाई जाती है। एक डेफिनेशन भी प्रॉपर है जो मॉगिल ने दी थी, दैट इंश्योरेंस मीन्स सर्टेनिंग द अनसर्टेनिटीज, जो अनसर्टेनिटीज हैं उन्हें सर्टन बनाना। एट्थ पॉइंट आता है लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर एक वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो आप, तो उसमें जो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो दोनों इंश्योर्ड और इंश्योरर प्रॉपरली करेंगे। नेक्स्ट आ गया अदर्स। अदर्स में हमने सिंपल जो पॉइंट्स हैं वो लिख देने हैं कि एक कंपनसेट करता है लॉस को, मीन्स ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लॉस को कंपनसेट किया जाता है। पब्लिक पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, गुड फेथ के ऊपर होना चाहिए, और ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक पर्सन का लॉस जो है वो बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है।
सो प्रीमियम हम चार्ज करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बदले। ये थे हमारे फीचर्स के पॉइंट। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन में कवर आउट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि जब भी कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ये इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसा इकट्ठा ही मोस्टली आता है। सो अब हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें भी हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं। मैगी डीएच ने कहा था कि वो प्लान जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है खुद को जोड़ देते हैं एक पर्सन के रिस्क के साथ, उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस। अ प्लान बाय विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल और members associate themselves to shoulders of all risks attached to individuals, मीन्स जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी एक पर्सन के रिस्क के साथ जुड़ जाते हैं उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है अटमोस्ट गुड फेथ का, जिसे हम अनबेरी में फिदे बी कहते हैं। ये मैगजीम है जो यूज़ किया जाता है लॉ की लैंग्वेज में। ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट्स मींस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने हैं। ये मटेरियल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होती है जब जो अगर ना प्रोवाइड की जाती, या अगर हम कह लें कि अगर वो प्रोवाइड की जाती तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं था। मिस्टर एक्स ने जो है हेल्थ इंश्योरेंस ली, उस टाइम पे उसको कैंसर था लेकिन उसने बताया नहीं। इस सिचुएशन में उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया, मींस उसने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर कुछ मटेरियल फैक्ट छुपाया। अटमोस्ट गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो ब्रीच किया। सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उस लायबल नहीं है कि वो उसको कोई भी क्लेम दे। इट मीन्स अगर उसने मान लो 10 लाख या 20 लाख तक की भी जो है प्रीमियम पे आउट कर दिया, वो उसके लिए क्लेम नहीं फाइल कर सकता क्योंकि उसने झूठ बोला, उसने मटेरियल फैक्ट छुपाया। अटमोस्ट गुड फेथ जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का, उसे ब्रीच किया बिकॉज एट द टाइम ऑफ पॉलिसी ही वॉज अ कैंसर पेशेंट, लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया। इट मीन्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल हमने किया अटमोस्ट गुड फेथ, जिसने हमने देखा कि अगर कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मटेरियल फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं किया गया तो वो पॉलिसी वॉइड मानी जाएगी। बी पॉइंट कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस रिक्वायर करता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करवाई है, क्यों करवाई है, उसमें उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी की भी करवा लो ये इंश्योरेंस। रमन जो है ऑनर है एक शॉप का और उसका जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है अपनी शॉप में, बिल्कुल है, क्योंकि उसको उसकी अर्निंग है वो। अब उसने अपनी शॉप को बेच दिया, अब उसको कोई अर्निंग नहीं हो रही वहाँ से उस शॉप से, तो अब उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है वहाँ से। फॉर गेटिंग अ क्लेम ही और वन पर्सन शुड बी इट्स ऑनर। अब अगर उस शॉप को आग लग जाती है, फायर लग जाती है और रमन जाकर कहे कि हाँ जी मुझे फायर का क्लेम प्रोवाइड करो, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी क्योंकि उसने तो अपनी दुकान ऑलरेडी बेच दी है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सी पॉइंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मींस कि इंश्योर्ड पर्सन को प्रोटेक्ट करना है फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट, उसकी इनकम का सोर्स नहीं बनाना इंश्योरेंस को। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सभी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी पे ही काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ गुड्स जो है वो डैमेज हुआ है वेयर हाउस में, बट श्याम कह रहा है कि मुझे पूरा का पूरा 10 लाख का क्लेम दो, लेकिन गुड्स का पार्ट जो है वो डैमेज हुआ। इट मीन्स पार्ट ऑफ गुड्स कितने की थी, 5 लाख की। सो अब यहाँ पे उसको सिर्फ 5 लाख ही प्रोवाइड किया जाएगा, 10 लाख की अमाउंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स जितने का नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई करनी है इंश्योरेंस कंपनी ने, एक्स्ट्रा की उसने नहीं करनी। डी पॉइंट कहता है प्रॉक्सिमेट कॉज, मीन्स जिसे हम कॉजा प्रॉक्सिमा भी कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में, ये एक मैक्सिम है। और अगर सिंपल कर दिया जाए प्रॉक्सिमेट कॉज को, इट मीन्स नियरेस्ट कॉज। जब कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या उसका लॉस अराइज होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जो कारण सबसे क्लोज होगा हमने वो देखना है। अगर तो वो सबसे क्लोज वाला कारण इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में है तो क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब एग्जांपल में हम देखते हैं कि ए वॉल ऑफ बिल्डिंग ए, मींस ए बिल्डिंग थी जो जिसकी एक दीवार खराब होगी क्योंकि आग लगी थी फायर की वजह से। अब अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि इसको हम डिमोलिश कर दें।
अब इसको जब वो तोड़ रहे थे उस दीवार को, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो उसकी अगली दीवार थी ना वो खराब होगी। अब ऑनर उस अगली दीवार को हम मान लेते हैं कि वो थी बिल्डिंग की वॉल नंबर बी। अब वॉल नंबर बी खराब हुई है, तो अब वॉल नंबर बी का जो ऑनर था उसने क्या किया कि फायर पॉलिसी में क्लेम मांग लिया कि भाई मेरी दीवार खराब हो गई है। यहाँ पे फायर पॉलिसी लायबल नहीं है। हाँ, कारण आग भी था, क्योंकि अगर वॉल जो नंबर ए थी उसको आग ना लगती तो वॉल बी ने भी नहीं खराब होना था। इसको आग लगी, इसको तोड़ा गया, तोड़ने के चक्कर में जो है वॉल बी डैमेज हुई। तो यहाँ पे नियरेस्ट कॉज है कि वॉल ए का डिमोलिश होना, फायर पॉलिसी नहीं। सो फायर पॉलिसी लायबल भी नहीं होगी किसी डैमेज के लिए। ई पॉइंट कहता है सबरोगेशन। इट मीन्स कि जब सबरोगेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने आप को छोड़ के दूसरे की जगह पे जाकर सोचते हैं, टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ अदर। एक बार कंपनसेशन हमने पे कर दी, अब वो जो खराब हुई प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप अब का राइट जो है वो भी इंश्योरर के पास आ जाएगा। इंश्योर्ड जो है उसको बेच के अपना प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता। ये प्रिंसिपल इसलिए लाया गया था सो दैट कि जो इंश्योर्ड है उससे प्रॉफिट ना हो जाए, वो इंश्योरेंस से प्रॉफिट्स ना कमाने शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल एक्स एक पर्सन है जिसको जो है रोड एक्सीडेंट में इंजरी होगी। इंजरी उसको हुई थर्ड पार्टी की वजह से। इंश्योरर ने तो एक्स को कंपनसेट कर दिया क्योंकि एक्स के पास इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस ली हुई थी। जब इंश्योरेंस कंपनी ने एक्स को कंपनसेट कर दिया, इट मीन्स काम खत्म। अब ये नहीं है कि एक्स जाके थर्ड पार्टी को भी कहेगा कि मुझे पैसे दो, मेरा खर्चा हो गया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट आ जाएगी और वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस करेगी, स्यू करेगी थर्ड पार्टी को कि जो कंपनसेटेड अमाउंट उसने एक्स को पे करी है वो अब इंश्योरेंस कंपनी वापस मांगेगी। ठीक है जी। इसके हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है वो ख़राब होगी, मीन्स एक्स की एक बिल्डिंग थी, ये जो बिल्डिंग है ना वो थी टोटल 10,000 रुपीज़ की और ये ख़राब होगी, डैमेज होगी। इसको क्लेम मिल गया, फायर की वजह से ये जो है वो डैमेज हुई थी। अब इंश्योरेंस कंपनी आई ग्राउंड पे और उसने जो है क्लेम प्रोवाइड कर दिया ये 10,000 वाला। अब इस 10,000 की प्रॉपर्टी में जो हम कह सकते हैं स्क्रैप बचा वो था 2,000 रुपीज़ का। अब ये स्क्रैप जो है एक्स बिल्कुल नहीं बेच सकता क्योंकि इसकी जो ऑनरशिप है स्क्रैप की इंश्योरेंस कंपनी के पास चली गई। अब इंश्योरेंस कंपनी इसको बेचेगी और 2,000 जो आएंगे वो इंश्योरेंस कंपनी के पास होंगे। मींस इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे एक्स की शूज़ में स्टेप आउट किया। ये प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन ने प्रोटेक्ट किया कि एक्स को कहीं ये 2,000 का बेनिफिट ना हो जाए कि 10,000 की प्रॉपर्टी के बदले 10,000 तो ले गया प्लस ये स्क्रैप की वैल्यू भी ले जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन जो है वो बनाई गई। एफ पॉइंट कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल होती है, कई बार क्या होता है कि एक पर्सन है वो चाहता है कि मैं एक ही जगह से ना अपनी इंश्योरेंस करवाऊं, अलग अलग जगह से जो है इंश्योरेंस करवाऊं। इस केस में हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ये अप्लाई होता है जब इंडिविजुअल जो है बाय कर लेता है, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है और वो एक से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी सेम ऑब्जेक्ट के लिए लेता है। यहाँ पे एक ही इंश्योरेंस मींस एक ही इंश्योरेंस कंपनी जब वो नहीं पे आउट करेगी, सभी मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे और उसको जितनी अमाउंट बनती है लॉस की वो देंगे। ये नहीं है कि अगर उसने 4 बंदों से करवाया तो चारों उसको अलग अलग दे रहे हैं और उसको तो भाई बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। जैसे अभी एक पर्सन है नेम ऋतिका, उसने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी जो है इंश्योर करवाई ए बी और सी से। ए ने उसको ए से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 50,000 की, बी से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 40,000 की और सी से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली 50,000 की। फायर इंश्योरेंस थी, अब फायर लगी, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज एंड टोटल उसको 1,90,000 जो है वो कंट्रीब्यूट होना था। इट मीन्स 1,90,000 जो है वो कैसे होगा कंट्रीब्यूट, ए का 50,000, बी का 40,000 एंड सी का अगेन 50,000। ए बी और सी तीनों मिलकर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ये तो थी फुल अमाउंट। अब मान लीजिए ये फुल अमाउंट नहीं हाफ अमाउंट होती, मतलब ये 1,90,000 की जगह 1,45,000 होता। यहाँ पे मैं फिर से आपको जो है वो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कर देती हूँ। ऋतिका ने पॉलिसी ली 3 कंपनी से ए बी और सी। ए से उसने ली थी 50,000 की, बी ने 40,000 एंड सी की अगेन 50,000।
टोटल उसने पॉलिसी जो है इंश्योरेंस अमाउंट थी उसकी 1,90,000। प्रॉपर्टी को जो है आग लग गई। अब मान लो प्रॉपर्टी को, आधी प्रॉपर्टी को आग लगी। टोटल प्रॉपर्टी थी ना 1,90,000 की, लेकिन हाफ प्रॉपर्टी जो है, हाफ प्रॉपर्टी वो फायर की वजह से डैमेज हुई है, बाकी नहीं, मीन्स 1,45,000 हुई है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा 50 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे और टोटल 1,90,000 जो है वो रितिका को मिल जाए। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 1,45,000 है वो तो उसका क्लेम है, बाकी जो 1,45,000 बच गया ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। सो इस चीज़ को क्रॉस करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आया। उसने कहा कि ये कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 1,45,000 इसका हाफ, तो यहाँ पे उसको जो है 1,45,000 ही मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये कंट्रीब्यूशन जो टोटल उसने पॉलिसीज ली उससे तो ज़्यादा बन रही है। इट मीन्स ये उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे जितना उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया। हाफ का मतलब है 1,45,000, लेकिन इंश्योरेंस की जो यहाँ पे 50,000, 40,000 एंड 50,000 टोटल आ गया ये 1,40,000। ये पूरा का पूरा ही जो है रितिका को पे आउट कर देंगे, चाहे प्रॉपर्टी हाफ बर्न होगी चाहे फुल। ये एक केस है। इससे भी सिंपल केस जो आप अपनी यहाँ पे एग्जाम्पल में प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में लिख सकते हो, वो हम ये कर लेते हैं केस। रमेश एक पर्सन है, उसने जो है 3 कंपनीज ए, बी और सी से 50,000, 40,000 एंड 30,000, ये जो है उसने, एक हम डी भी लिख लेते हैं बीच में, डी भी 30,000 लिया। टोटल ये हो गया 50,000 प्लस 40,000 दैट इज 90,000 प्लस 30,000 120,000 एंड प्लस 30,000 दैट इज 150,000 दैट इज 1,50,000 टोटल जो है उसने अब पॉलिसी 1,50,000 की उसने पॉलिसी ली, टोटल पॉलिसी अमाउंट। अब उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो आग लगी और उसे जो है लॉस हो गया, मीन्स उसको क्लेम प्रोवाइड करना, क्लेम टू बी प्रोवाइडेड। अब ये जो क्लेम है वो उसे प्रोवाइड किया जाएगा। 50,000, 40,000, 30,000, 30,000 वैल्यू। उसको मान लीजिए नुकसान जो है वो 1,50,000 नहीं हुआ, अगर तो फुल प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया और 1,50,000 का लॉस हुआ तो ये तो फुल अमाउंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए इसे जो है वो 75,000 का जो है वो क्लेम चाहिए, मीन्स हाफ प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हुई है। अब यहाँ पे ये पूरी अमाउंट नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, ये क्या करेंगे, हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करेंगे। 25,000 इसने कर दिया, 20,000 इसने कर दिया, 15,000 इसने कर दिया एंड 15,000 इसने कर दिया। मीन्स ए ने किया 25,000, बी ने किया 20,000, सी ने किया 15,000, डी ने किया 15,000। इन्होंने ये कंट्रीब्यूशन कैसे की, अब 1,50,000 का ये हाफ है तो इन्होंने भी अपना अपना हाफ हाफ पे आउट किया। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पे भी सभी जो इंश्योरर्स होते हैं वो मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी हो सकता है कि ए कहे कि मैं पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर देता हूँ 75,000, बाद में इनसे पैसा ले ले, या वो पूरा का पूरा 1,50,000 कंट्रीब्यूट क्लेम दे दे और बाद में इनसे पैसा ले ले। ये डिपेंड करता है। इट मीन्स कंट्रीब्यूशन कहता है कि सेम ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपने बहुत सारी पॉलिसीज करवाई हुई हैं तो वो जो आपको मनी रिसीव होगी वो कंट्रीब्यूट करेंगे सभी इंश्योरर्स जैसे उन्होंने एग्री किया होगा। सो ये था हमारा 6th प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। 6 प्रिंसिपल्स जो है वो हमने आज इंश्योरेंस के यहाँ पे पढ़े फीचर्स के साथ साथ। सो हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि जो जितने भी अबव मेंशन इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं ना, वो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो इंश्योरेंस बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये जो इंडिविजुअल का रिस्क होता है उसे कवर करती है और बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे इकोनॉमी बहुत ग्रो करती है, बिजनेस को बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सो ये था आज हमारा टॉपिक जो हमने कवर आउट किया, इंश्योरेंस, इट्स फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। आई होप आपके समझ आया हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंट्स के ऐसे ही थ्योरेटिकल पोर्शंस के नोट्स चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो।
आपको जो है वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।